रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट। पहली बात तो इसे टेररिस्ट कहना थोड़ा गलत सा है आज के कंटेक्स्ट में। आज के कंटेक्स्ट में इसे टेररिज्म कहना गलत है, लेकिन टेररिज्म का मतलब कोई गलत नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा विराट कोहली हैज टेरराइज्ड द बॉलर, इसका मतलब ये नहीं है विराट कोहली अलकायदा से आता है। टेररिज्म का मतलब होता है कैलकुलेटिव यूज ऑफ वायलेंस टू इंस्टॉल फियर इन द माइंड्स ऑफ एनिमी so that he thinks 100 times before retaliate। नहीं समझ में आया? Calculative use of fear, calculative use of violence to install fear in the minds of enemy or opponent so that he would think 100 times before retaliation. This is known as terrorism। तो कैलकुलेटिव यूज ऑफ वायलेंस को टेररिज्म कहते हैं। तो यहां पर हम उन क्रांतिकारियों की बात करते हैं जो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब में बिलीव रखते थे। भगवती चरण बोहरा ने एक बुक लिखी, द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। तो गांधी जी जब बुक लिख रहे थे द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, उन्होंने पैम्पलेट लिखा फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस, तो भगवती चरण बोहरा ने इसका जवाब दिया फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। It required a sound to make the deaf hear। बहरों को सुनने के लिए बम का धमाका जरूरी है। भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद। तो बात यह है कि फिलॉसफी ऑफ बम में दे बिलीव कि किस तरीके से वेस्टर्न पावर्स को, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को वेस्टर्न मेथड ऑफ वायलेंस से ही हटाया जा सकता है ना। जैसे को दे तैसा। इन रोम डू एज द रोमन्स डू। अगर आप रोम में हैं और कहीं पे भी है, जैसा देश वैसा भेष, हिंदी में कहते हैं इसे। इन रोम डू एज द रोमन्स डू। गांव में जाकर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करें, पिटेंगे अलग। एक पीस में वापस आ जाएं तो अच्छी बात है। वाई? क्योंकि इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो इन्होंने कहा वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को, भौतिकवाद को खत्म ही किया जा सकता है बाय द वेस्टर्न वे ऑफ वायलेंस। ये नेशनलिस्ट फीलिंग से प्रभावित थे। और ये लोग आते कहां से थे? तो एक रोलेट कमेटी की रिपोर्ट आई 1918। कब की? 1918, 1918। रोलेट कमेटी रिपोर्ट। और रोलेट कमेटी रिपोर्ट ने यह बताया कि इंडिया में जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, जिसे एक्सट्रीम टेररिज्म कह सकते हैं, और टेररिज्म जैसे कि आपकी बुक जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफर है विपिन चंद्र, उन्होंने लिखा है। इट इज नॉट माई वर्ड, दिस इज द वर्ड ऑफ विपिन चंद्र, योर ओल्ड एनसीईआरटी एवरीवन। तो जैसे विपिन चंद्र लिखते हैं, तो रोलेट कमेटी रिपोर्ट 1918 का कहती है कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की अगेंस्ट बैक इन 18th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी से ही एक रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और ये स्टार्ट क्यों हुआ था? तो हुआ क्या, 1876, 77, 79 में डेक्कन रॉयड्स हुए। क्या हुए? डेक्कन रॉयड्स। तो मनी लेंडर क्या करते थे? पीजेंट को पैसा देते थे, मनी लैंड करते थे, एक्सेसिव कंपाउंड इंटरेस्ट उनसे चार्ज करते थे। और जब चक्रवर्ती ब्याज उनसे चार्ज करते थे, तो वहां से एक हीरो रॉबिन हुड निकला, जिसका नाम था उनका नाम था वासुदेव बलवंत फाड़के। क्या नाम था? वासुदेव बलवंत फाड़के ने एक लोकल मिलिशिया, लोकल ट्राइबल मिलिशिया बनाई, यानी आदिवासियों का एक ग्रुप बनाया। और आदिवासियों का ग्रुप क्या करता था? वो डिस्कंटेंट पीजेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट आउटपोस्ट को रेड करता था, वहां से पैसा लूटता था और गरीब किसानों में बांट देता था। अमीरों का पैसा गरीबों में बांटना, रॉबिन हुड। तो हमारे पहले रॉबिन हुड वासुदेव बलवंत फाड़के रहे हैं। एंड ही वाज द प्रोजिनेटर ऑफ डेक्कन राइट्स ऑफ 1876-79। तो इससे एक चीज पता चलती है आपको, जो आपको समझनी भी चाहिए,
कि सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट जो स्टार्ट करने वाले लोग थे वो महाराष्ट्र से आते थे। डेक्कन राइट्स कहां से आते थे? महाराष्ट्र। द चित्पावन ब्राह्मण्स ऑफ महाराष्ट्र, वो ब्राह्मण्स जो तलवार उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, चित्पावन ब्राह्मण्स। वही फैमिली जिसे आप पेशवा कहते हैं, बाजीराव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सो फोर्थ, दे आर द चित्पावन ब्राह्मण्स ऑफ महाराष्ट्र। बाल गंगाधर तिलक इज द ample example of it. He also comes from the Chitpavan Brahmins of Maharashtra. Bhatt family. तो महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण्स ने पेशवा से फिर दोबारा रिवाइव करना चाहते थे, इसलिए वहां पर महाराष्ट्र में सबसे पहले रेवोल्यूशनरी टेररिज्म मूवमेंट, जिसे आप कहते हैं रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मूवमेंट कह सकते हैं। अब क्या है, हर कोई नेशनलिस्ट है। गांधी जी रेवोल्यूशनरी नहीं है क्या? वो भी तो रेवोल्यूशनरी है। कह रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, करो या मरो। आप कह रहे हैं ही इज नॉन वायलेंट, वो कह रहे हैं डू और डाई, करो और मरो। मरने से ज्यादा क्या होगा बेटा वायलेंट? तो हर कोई रेवोल्यूशनरी है, एवरीवन। लेकिन फिर भी रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मूवमेंट देखिए, इट स्टार्टेड इन बैक इन महाराष्ट्र। अब समझते रहो और कहानी स्टार्ट करते हैं हम महाराष्ट्र से। चलिए, तो ये मेथड, ये रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट बिलीव करते थे कि वेस्टर्न इंपीरियलिज्म को वेस्टर्न मेथड ऑफ वायलेंस से ही खत्म किया जा सकता है। दिल में अगर आग होगी और हम आग लगाएंगे तो देखकर डरकर अंग्रेज यहां से भाग जाएंगे। फियर इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई दे बिलीव इन वेस्टर्न मेथड ऑफ वायलेंस। इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, उससे पहले अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 में देखा, और देखा कैसे जॉर्ज वॉशिंगटन, एक मिलिट्री लीडर, अमेरिका को इंडिपेंडेंस दिला गया। इन्होंने इटालियन यूनिफिकेशन गुस्सप्पा मजीनी को समझा, इन्होंने ओटो वन बिस्मार्क को समझा कि किस तरह से उसने जर्मन यूनिफिकेशन करा दिया, इन्होंने लेनिन को पढ़ा। भगत सिंह लास्ट टाइम उससे पूछा गया कि यार अगले दिन फांसी है, 31 मार्च का दिन था 1931, और पूछा गया अगले दिन तो आपको फांसी मिलनी है, आज क्या करना चाहते हो? तो भगत सिंह का कहना था एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिलना चाहता है। गिव मी अ वन बुक नोन एज रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन। रेमिनिसेंस मतलब द मेमोयर ऑफ लेनिन। मैं जब लेनिन को पढ़ा तो एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी से मिल रहा है, इतनी भक्ति थी लेनिन की। तो रशियन क्रांति, रशियन रेवोल्यूशन इन्होंने देखा, और वो फीलिंग जो नेशनलिज्म की यूरोप में आ चुकी थी, वही नेशनलिज्म की फीलिंग आपको यहां पर देखने को मिलती है। और इनके अगर हीरो देखें, हीरो किन्हें ही हीरो मानते हैं तो वही गुस्सप्पा मजीनी है। आप यहां यकीन नहीं कर सकते, वीडी सावरकर ने मजीनी चरित्र लिखा है। ही ग्लोरीफाइड द मजीनी लाइक एनीथिंग। मजीनी चरित्र, इटली में यंग इटली मूवमेंट था तो इन्होंने अभिनव भारत बनाया, अभिनव न्यू इंडिया मूवमेंट, यंग इंडिया मूवमेंट, अभिनव भारत, यंग इटली मूवमेंट, सेम सोसाइटी जो इटली में बनी। तो ये इन्हें हीरो की तरह मानते थे और समझते थे किस तरह से वायलेंस से लुइस द 15 की फैमिली को गुलेटिन कर दिया गया, और किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, किस तरह से रशियन क्रांति हुई। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। ताकत जो है बंदूक की नोक से निकलती है। तो दे बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब्स। इन्होंने कहा चरखा चलाने से अगर आजादी मिलती तो भारत तो तब भी चरखा चला रहा था जब अंग्रेज आए। दुनिया में टेक्सटाइल में हम नंबर 1 थे। अगर चरखा चलाने से आजादी मिलती तो चरखा तो तब भी चला रहे थे हम। मिल जाएगी चरखे से आजादी। ये मॉडरेट का, नरम दन का तरीका, प्लियन पेटिशन करना,
न्यूज़पेपर में लिखना, प्रार्थना पत्र लिखना, इससे आजादी मिलेगी? ये एक्सट्रीमिस्ट का तरीका कि छोटा मोटा घेराव कर लेना, दारू की दुकान पे जाके पिकेटिंग करना, बॉयकॉट करना अंग्रेजी स्कूल और ऑफिसेस का, इससे आजादी मिलेगी? इन्होंने कहा नहीं, वेस्टर्न वे ऑफ वायलेंस से ही वेस्टर्न तरीके को हराया जा सकता है। इन रोम डू एज द रोमन्स डू। इन्होंने कहा मैस्कुलिन नेशनलिज्म लेके आएंगे, और मैस्कुलिन नेशनलिज्म आपको समझना है तो स्वामी विवेकानंद को समझना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती, दे बिलीव इन रिवाइवलिज्म। रिवाइवलिज्म का मतलब हमारा पास्ट कोई खराब नहीं था, पास्ट तो हमारा ग्लोरीफाई था, गोल्डन था। ये मिडिल एज पोल्यूशन हुआ है जिसके कारण भारत में इतनी प्रॉब्लम हुई, अंग्रेजों ने आके हमें 200 साल तक गुलाम बनाया। ये किसके कारण हुआ है? मिडिल एज पोल्यूशन के कारण, अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने कहा कि एक मूवमेंट लेके आएंगे, हमें अपनी माता को, जो भारत देश है वो हमारी माता है, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ। तो उन्होंने कहा हमारी जो माता है, शी वॉज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स, बीइंग रेप्ड बाय द ब्रिटिशर्स, हमें उसे प्रोटेक्ट करना। और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? मैस्कुलिन नेशनलिज्म से। कोई आदमी लीन हो, छुटका हो और कहे मैं आजादी बनाऊंगा, तो पहले तो अपनी हेल्थ सही कर। मस्कुलिन नेशनलिज्म, इसलिए जिम्नेसिज्म का कंसेप्ट आया, जिम्नेसिज्म बनते थे। और ये किसने स्टार्ट करा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसी जिम्नेसिज्म से बाद में 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार, बीडी सावरकर, बीएस मुंजे जैसे लोगों ने आरएसएस बनाई। द सेम जिम्नेसिज्म कंसेप्ट। आज भी अगर आप आरएसएस देखेंगे, जहां उनके ऑफिसर्स होते हैं या जहां उनकी शालाएं होती हैं, वहां पर आज भी देखा होगा लाठी डंडे रखे जाते हैं। सुबह सुबह जिम्नेसिज्म, योगा किया कराया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ जिम्नेसिज्म। तो आरएसएस और जिम्नेसिज्म की कंसेप्ट जो मैस्कुलिन नेशनलिज्म स्वामी विवेकानंद ने दिया, वहां से स्टार्ट होता है। अब हम बात करते हैं ये नेशनलिज्म का कंसेप्ट, और वो भी मैस्कुलिन नेशनलिज्म, नॉट ओनली नेशनलिज्म बट मैस्कुलिन नेशनलिज्म, कि हम भारत माता के सपूत हैं एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट द भारत माता। भारत माता की मंदिर बनने लगे, भारत माता टेम्पल, और भारत माता को गौरवान्वित करने के लिए, बेड़ियों से तोड़ने के लिए दे हैव मेड द सीक्रेट सोसाइटीज। अब ये सीक्रेट सोसाइटी क्या है? तो सीक्रेट सोसाइटी क्या है कि आप देखिए, जब आप रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट मूवमेंट कर रहे हैं तो आपका एक तो मास सपोर्ट नहीं होगा, वायलेंस का कभी भी मास सपोर्ट नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। आज भी हम किसी की बात करें कि कोई मास वायलेंस कर रहा है तो समाज उसका मास सपोर्ट नहीं करता है। ये आप इस बात से समझ सकते हो कि एक पर्सन ने, जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा, क्या नाम था? उन्होंने 1908 की करीब एक जनरल विली कर्जन नाम के आदमी थे जिन्हें लंदन में गोली मार दी। बस ऐसे ही बता रहे हैं, अभी आगे बताएंगे स्टोरी। मदन लाल ढींगरा 2015 में, क्योंकि 1905 या 6 को हुआ था, 7-8 भी नहीं, बता देंगे एग्जैक्ट डेट, जब मदन लाल ढींगरा ने विली कर्जन को गोली मारी, तो उसके बाद मदन लाल ढींगरा फैमिली, जो बहुत ब्रिटिशर्स के लॉयल थी, उन्होंने मदन लाल ढींगरा को ऐसे मार्टियर्स कभी एक्सेप्ट नहीं किया। इवन अंग्रेज चले गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई, फिर भी आप देखेंगे कि मदन लाल ढींगरा की फैमिली मदन लाल ढींगरा से मिलने नहीं गई, मतलब मेडल लेने नहीं गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अंडरस्टैंड द पैराडाइम।
एवरीवन। तो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का इतना मास सपोर्ट नहीं होता। तो मास सपोर्ट वो अलग चीज है कि अगर भगत सिंह की बात करें तो उन्होंने कहा था हम कोई टेररिस्ट नहीं है, जो हमें टैग दिया जा रहा टेररिस्ट का, हम कोई फिलॉसफी ऑफ बम में विश्वास नहीं करते। शुरुआत में हम करते भी थे, लेकिन हमें ऐसा लगा कि टेररिज्म का या फिर वायलेंस का मास सपोर्ट नहीं होता है। इसके कारण पंजाब में मार्शल लॉ लगाए गए। हम इसे सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हमने जब असेंबली में बम फोड़ा तो बहुत ही हल्के टाइप का बम फोड़ा, जिससे कि किसी को भी चोट ना आए। वी डोंट बिलीव इन फिलॉसफी ऑफ बम राइट नाउ। उनका कहना था जब तक जन चेतना नहीं होगी, जब तक मास रेवोल्यूशन कोई नहीं होगा, किसी भी सरकार को, किसी भी ऑपरेसिव सरकार को उसकी पावर से हटाया नहीं जा सकता। लास्ट में भगत सिंह ये बात कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, शुरुआत में ही बिलीव इन फिलॉसफी ऑफ बम, लेटर ऑन ही डोंट बिलीव इन फिलॉसफी ऑफ बम। तो इनका कहना था कि मास सपोर्ट तब आएगा जब मास में हम जाएंगे, मास अवेयर होगा, मास एजुकेटेड होगा। और भगत सिंह की बात बताएं, ही वॉज अ ग्रेट पर्सन। लाहौर में लाइब्रेरी थी, जिस लाइब्रेरी में 30,000 से ज्यादा बुक थी। वो भगत सिंह पढ़ पढ़ के उसमें फुट नोट्स बनाता था। उनका कहना था पढ़ने से ज्यादा विचारधारा का शुद्धिकरण किसी चीज से नहीं हो सकता। वेल रेड पर्सन। इतनी छोटी सी उम्र में अगर देखा जाए तो इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं होगा। वेल रेड पर्सन। वो सुखदेव से कहते थे, बचपन का यार था लंगोटिया, सुखदेव से कहते थे कि सुखदेव सबसे अच्छा काम जो पूरे दिन में तुम करा करो पढ़ना करा करो। वेल रेड पर्सन। तो आप देखिए, इन रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट कहिए तो इनका मास सपोर्ट नहीं था। मास सपोर्ट आज जितना इनका मास सपोर्ट है, क्योंकि अब अंग्रेज नहीं रहे हैं और मास सपोर्ट के पीछे कारण भी है, उतना मास सपोर्ट आपको उस समय देखने को नहीं मिलता। इनके पास पैसे की कमी होती थी तो सीक्रेट सोसाइटीज बनाते थे, जिससे कि हम कहां बम फेंक रहे हैं, कहां बंदूक चलानी है, ये सब पहले से फिक्स रहता था। और इंटरनल लोग होते थे, इसलिए सीक्रेट सोसाइटी बनाई जाती थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड वे में। अब पैसा कहां से आए? तो पैसा कहां से आए तो लूट करी जाएगी। कैसे लूट करी जाएगी? सरखानी खजाने को लूट करो, काकोरी में ट्रेन लूट लो, बैंक लूट लो, सरकारी अनाज जो जा रहा उस पर धब्बा मार दो, तो लूट से पैसा आएगा। और इनका कहना था हम लूट नहीं कर रहे हैं, ये हमारा ही पैसा है, हम तो इसको पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर रहे हैं। पैसा अंग्रेज थोड़ी लेके आए लंदन से, हमारा ही पैसा है। और अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने कम एट्रोसिटी दिखाई। आज 18 साल का लड़का पुणे में, 17-18 साल का, उसे आपने देखा होगा, पुणे का क्रैश को वो कोर्स केस हुआ और जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के जज ने कहा 300 वर्ड्स का एस्से लिखना है, ये तो सजा मिली। आपको यकीन नहीं होगा, ट्रेन लूटने पर राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। ट्रेन लूटने पर, डकौती पर फांसी दे देना। तो छोटी छोटी बात पे इन्होंने इतनी एट्रोसिटी करी, इट इज लाइक एनीथिंग। तो वी आर स्टार्टिंग विद रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। और सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई है? महाराष्ट्र से। तो मैं बता रहा हूं, सेडिशियस कमिटी रिपोर्ट 1918 में बनी, जिसे रोलेट कमिटी रिपोर्ट भी कहते हैं, 1918 की, वन एंड द सेम थिंग। और उसका कहना था सबसे पहले रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ? महाराष्ट्र से, बाय द चित्पावन ब्राह्मण्स। वो पेशवा की जो हेरिडेटरी ब्राह्मण्स आते हैं, द भट्ट फैमिली, जो बाद में जाकर क्या बनाएगी? आरएसएस।
केशव बलिराम हेजगेवाड़। तो दे आर स्टार्टेड बाई, भाई जो इंटेलेक्चुअल होगा वही तो ये का बात बताएगा, ये भी तो है। लेनिन ही क्यों रशियन क्रांति लेके आया, ये भी तो पूछो। मजीने ने ही क्यों इटालियन यूनिफिकेशन कराया। इट्स ऑल अबाउट इंटेलेक्ट। तो महाराष्ट्र की क्रांतिकारी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये चित्पावन कौन होते हैं, तो आपको पता होगा ये अपने आप को पेशवा की हेरिडिटरी मानते हैं, डेसेंडेंट मानते हैं कि वी आर द डेसेंडेंट ऑफ पेशवा। तो जब पेशवा रूल एंड करा बाय द लॉर्ड हेस्टिंग, वेरन हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग, और एंग्लो मराठा वार खत्म हुई, तो पेशवा बिकम द सब्सिडरी लॉर्ड ऑफ द ब्रिटिशर्स। और आपने सुना होगा कानपुर में एक जगह है बिथुर, वहां पर नाना साहिब को, जिसे दोंदू पंत भी कहते थे, उन्हें पेंशन ऑफ कर दिया ब्रिटिशर्स ने, यानी उनकी पेशवाशिप खत्म कर दे करके उन्हें कहा कि पेंशन मिलेगी जैसे सरकारी मुआजिम को मिलती है, सरकारी ऑफिसर्स को मिलती है। तो ही वाज पेंशन ऑफ नियर द बिथुर कानपुर। तो पेशवाशिप खत्म हो गई थी। अब टू रिवाइव द पेशवाशिप as well as they are the first one of having the nationalist feeling to unite India under one umbrella। तो इसकी स्टार्टिंग बाल गंगाधर तिलक से करते हैं। और बाल गंगाधर तिलक अगर बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड वे में, इससे पहले हो रहा है लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड हो रहा है। तो बाल गंगाधर तिलक ने काफी काम किया नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ाने के लिए। जैसे इन्होंने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट करा 1893 में, जिसमें मास के लोग आते थे और पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद शिवाजी फेस्टिवल स्टार्ट करा 1895 में। यहां पर भी प्रो स्वराज, स्वराज समझते हैं, सेल्फ गवर्नेंस। अगर नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को कहे या फिर एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट मूवमेंट को कहे, बात एक ही है। तो आप हमेशा देखेंगे इनका मेन गोल हमेशा कंप्लीट इंडिपेंडेंस रहा है। क्या रहा है? पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेजों कोई ताम्रपत्र लिख के ऊपर वाले नहीं भेजा है, ये हमारी किस्मत डिसाइड करेंगे। दे आर नॉट सेंट बाय गॉड फ्रॉम अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो बाल गंगाधर तिलक ने प्रो स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट और एंटी ब्रिटिश बायस को, यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फीलिंग को बढ़ावा देने में बहुत काम किया। इन्हीं से इंस्पायर होकर बाकी के लोग इन्हीं से इंस्पायर होकर बाकी एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट महाराष्ट्र में प्रोपेंसिटी में आया, आगे बढ़ा। तो सबसे पहले एक मूवमेंट देखते हैं। मूवमेंट से पहले कुछ वारदातें भी हुई हैं, कुछ घटनाएं भी हुई हैं। तो एक घटना का जिक्र करते हैं जिसका नाम है रैंड मर्डर एट पुणे, 1897 में हुआ था। ये पहला एक तरह से आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइज मर्डर है। अब ऑर्गेनाइज मर्डर कैसे है, आप समझिए इस बात को कि पूना में प्लेग आया हुआ था, इस पूरे डेक्कन एरिया में प्लेग आया हुआ था। प्लेग एक तरह की बीमारी होती है जो एक यर्सीनिया पेप्टिस नाम की कोई इंफेक्शन होता है, उससे प्लेग बीमारी होती है। और प्लेग बीमारी के कारण क्या है, ये फैलती है, जैसे कोविड फैलता है, सांसों से फैलता है, हार्ट टच से फैलता है, एंड सो प्लेग भी ऐसी बीमारी होती है। तो हुआ क्या, जब प्लेग हुआ तो हमारे यहाँ इंडिया में रिश्ते अलग तरीके से होते हैं। हमारे तो ये है, इतनी कम्युनिटी बिल्डअप होता है कि आपने देखा होगा कि कोई मर भी रहा हो तो लोग उससे पूछते हैं उठता क्यों नहीं है, जा कैसे सकता है। तो हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट इतना ज्यादा होता है। एक चापेकर ब्रदर्स थे जिनको क्या किया गया, अब ये प्लेग क्या करती थी, प्लेग को रोकने के लिए कमिटी बनाई गई थी अंडर रैंड। इसके अंदर, रैंड के अंदर मिस्टर रैंड द प्रेसिडेंट ऑफ प्लेग कमिटी। अब ये प्लेग को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये छुआछूत से बीमारी ना फैले, तो घर घर में घुसते थे और बिना दरवाजा खोल के अंदर घुस जाते थे, कोई रोक टोक नहीं, घुसते थे, बच्चियों और औरतों के साथ एट्रोसिटी करते थे।
जो भी प्लेग का पेशेंट लेता मिलता था जबरदस्ती उसे उठा के बाहर ले जाते थे, गोली तक मार देते थे, ये इन्फेक्शियस है, गोली मार दो। ऐसी चापेकर ब्रदर्स के फादर जो है उनको भी ऐसी गोली मारी गई थी। और ये सब किसके बिहाफ पर हुआ था? जो मिस्टर रैंड के बिहाफ पर। तो चापेकर ब्रदर ने कहा इसका ये खोल देते हैं ऊपर का, गोली मार के। 1897 की बात है कि चापेकर ब्रदर्स, आल्सो नोन एज दामोदर चापेकर एंड बालकृष्ण चापेकर, तो चापेकर ब्रदर्स उन्होंने मिस्टर रैंड पे अटैक कर दिया। लेकिन हमारी विडंबना है, हम इतना कम कैलकुलेटिव अटैक कर पाते थे, इतना कम कैलकुलेटिव अटैक कि मारने किसी और को जाते थे, मार कोई और जाता था। हम मारने रैंड पे गए, गलती से उसका लेफ्टिनेंट मर गया एक्सीडेंटली, और रैंड जो कमिश्नर था, प्रेसिडेंट था प्लेग कमीशन का, वो बच गया। चापेकर ब्रदर्स को पकड़ा गया और फांसी पे लटका दिया गया। इससे इंस्पायर तिलक अपने न्यूज़पेपर मर्राठा में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मर्राठा। मर्राठा। दो पेपर आए इनके, मर्राठा जो इंग्लिश में आता था, केसरी जो मराठी में आता था। तो तिलक ने अपने न्यूज़पेपर मराठा में लिखा कि प्लेग इज मोर मर्सीफुल टू अस देन इट्स ह्यूमन प्रोटोटाइप नाउ रेनिंग इन द सिटी। ये उसी तरह से है कि किसी ने कहा कि कोविड के कारण इतने लोग नहीं मरे जितने कारण ह्यूमन माइग्रेशन के कारण मरे। दुनिया का बिगेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन माइग्रेशन हुआ। वो लेबरर्स शहरों से भाग भाग कर जब अपने गांवों की तरफ चले तो मेला लगा हुआ था, और टीवी रिपोर्टर उन्हें कैप्चर कर रहा था कि देखो हमारी देश की विडंबना दिखा रहा था। तो तिलक ने बैक इन 1906 1907 ये कह दिया था कि प्लेग इज मोर मर्सीफुल टू अस देन द ह्यूमन प्रोटोटाइप नाउ रेनिंग इन द सिटी। बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितना उसका ह्यूमन प्रोटोटाइप है। प्लेग से लोग नहीं मर रहे हैं जितनी ब्रिटिश एट्रोसिटी से मर रहे हैं। चापेकर ब्रदर्स को पकड़ा गया और सूली पे लटका दिया गया। तिलक को मराठा में यह बात लिखने के लिए 18 महीने की रिगरस इंप्रीजनमेंट हुई। क्या हुई? रिगरस इंप्रीजनमेंट। रिगरस समझते हैं? एक सिंपल इंप्रीजनमेंट होता है बेटा। सिंपल इंप्रीजनमेंट मतलब कि आपको कोई काम नहीं करवाया जाएगा। रिगरस इंप्रीजनमेंट मतलब जेल में काम भी कराया जाता है। जब हम कहते हैं ना चक्की पीसने गया है, वो रिगरस इंप्रीजनमेंट है। ठीक है, अब तो खैर चक्की कौन पिसवाता है तुमसे, अब तो ये पत्थर टुड़वा दिया, कोई और काम करा दिया, ये सब काम होता है। चले बेटा आगे। चले। तो बाल गंगाधर तिलक पे सेडिशन लॉ लगाया गया, और सेडिशन लॉ के कारण 18 महीने उन्हें जेल में रहना पड़ा। लेकिन बाल गंगाधर तिलक मानेंगे नहीं, लिख लेंगे फिर बोलेंगे फिर जेल जाएंगे। ठीक है, ही वॉज द फायरिएस्ट पर्सन, ही वॉज ए ग्रेट पर्सनैलिटी, नो डाउट अबाउट इट। आज अगर सूत्रधार आरएसएस का कोई कहा जाए, बीएस मुंजे से पहले जो बाल गंगाधर तिलक के चेले हैं एक तरह से, वो बाल गंगाधर तिलक हैं। द फायर ब्रांड लीडर ऑफ राइट विंग पॉलिटी। इतनी आप समझ सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। चले। लाला लाजपत राय ने भी हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली थी 1920s में। आओ इधर आओ। हिंदू महासभा 1915 में बनाई थी मदन मोहन मालवीय। चलो, तो तिलक को 18 महीने की रिगरस इंप्रिजनमेंट हुई, और इस इंप्रिजनमेंट से उनकी जो वकालत करी, ही वाज अ यंग लॉयर कम फ्रॉम द कांग्रेस, लेटर जॉइन द मुस्लिम लीग, नेम द पर्सन, मोहम्मद अली जिन्ना। तिलक को कौन बचा के लाया? तो एक ने मुस्लिम लीग बनाई,
एक सूत्रधार रहे आरएसएस के। अंग्रेजों ने ये पाया कि इसका सूत्रधार ये सारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं तिलक हैं, इसलिए तिलक को 18 महीने की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट हुई और जो सेडिशियस एक्ट 124A जो लॉर्ड लिटन के समय पर इंट्रोड्यूस किया गया था वो लगा। हमारी देश की विडंबना है कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया अभी कि 124A सेडिशन, राजद्रोह, देशद्रोह नहीं राजद्रोह, ऐसे नहीं लगा सकते, तब जाके सेडिशियस एक्ट हमने खत्म किया है। आप समझ सकते हैं, वही एक्ट जिसमें बाल गंगाधर तिलक को सजा मिल रही है और हम कह रहे हैं ले एक्ट गलत है। उसे हमने आजादी के इतने साल बाद 2023 की बात कर रहे हैं, तब जाके 2022-23 में खत्म हुआ है। आइए, तो तिलक केसरी में एक मराठा न्यूज़पेपर 1897 में एक बात लिखते हैं, आपको पढ़ना चाहिए। तो केसरी में तिलक कहते हैं, इनकी बात सुनिए आप। श्रीमद् भागवत गीता कहती है हमसे कि अगर धर्म के राह पर चलते हुए अपने गुरुओं को, अपने भाइयों को भी मारना पड़े तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या देख रहे हैं अभी? अपने गुरुओं और किंग भाइयों के मारना पड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नो ब्लेम अटैच्ड टू एनी पर्सन इफ ही इज डूइंग द डीड्स विदाउट एनी एक्चुएटेड बाय ए डिजायर टू रीप द फ्रूट्स ऑफ हिज डीड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गॉड हैज नॉट, फिर कहते हैं भगवान ने इन अंग्रेजों को, इन सफेदों जो सफेदी ये चमकार आई है, अंग्रेज आए हैं, इन्हें कोई कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नहीं दिया कि आप ही हिंदुस्तान को रूल करेंगे। डू नॉट सर्कमस्क्राइब योर विजन लाइक ए फ्रॉग इन द वेल, कुएं के मेंढक की तरह बिहेव ना करो। इस पीनल कोड से मत डरो, इस आईपीसी के से ऊपर उठ जाओ। जेल होती तो हो, ये मारे तो पीटे और मारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन पीनल कोड से ऊपर उठ जाओ, अपना एक्सट्रीम, अपना जो दिल में तुम्हारी आग है उसे एक्सट्रीम करो। और भगवत गीता भी कहती है कि यू विल बी कंसीडर एज द एक्शन ऑफ ग्रेट मैन। आपके अच्छे वातावरण में प्रवेश करें और आपके विचार महापुरुषों के कार्य की तरह देखे जाएंगे। यू विल कंसीडर द एक्शन ऑफ ग्रेट मैन। दिस वाज रिटन बाय तिलक इन केसरी। वेरी फेमस स्पीच, वेरी फेमस डायलॉग। ये बाद में कन्वर्ट किया गया है इंग्लिश और हिंदी में। दिस इज रिटन इन, दिस इज द प्रॉब्लम। चापेकर ब्रदर्स की बात करी 1897, और उससे पहले हम विष्णु बलवंत फाड़के की बात करी, नोन एज रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, है ना। ही स्टार्टेड द कंसेप्ट ऑफ रॉबिन हुडनेस। एक आदमी की बात करते हैं जिनकी बात करना हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। उनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्या नाम है? अ ग्रेट एडमायरर। और मैं एक बात बताऊं, वीडी सावरकर हो, लाला हरदयाल हो, भिकाजी कामा हो और बंदो घोष हो, सबके गुरु हैं ये। इतनी फेमस पर्सनैलिटी। क्या नाम है इनका? श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडियन रेवोल्यूशनरी लीडर थे, लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, नोटेड स्कॉलर थे, संस्कृत आती थी, इंडियन लैंग्वेजेस आती थी और इंग्लिश तो थी। लंदन से पढ़े हुए, ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट, उस समय ऑक्सफोर्ड के प्रोडक्ट, तो छोटी बात है। आज भी ऑक्सफोर्ड पढ़ लेता है तो हम तो उसे वैसे ही एमपी बना देते हैं। अगर इंडिया आ जाए तो, आता ही नहीं पहली बात, तो आ जाए तो एमपी बना देते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्या नाम ले उनका। ही वॉज ए ग्रेट मैन। अपने घर, मैं बताऊं, विचारधारा वाला आदमी अपना घर बेच के भी अपनी विचारधारा, अपने सोचने का तरीका, लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का सोच, वो अपना घर बेच के भी ये काम कर सकता है। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उस समय 1000 रुपए की स्कॉलरशिप स्टार्ट करी कि जो भी हम
इंडिया से पकड़ पकड़ के जो भी क्वालिफाइड बच्चे हैं उसे हम पढ़ाएंगे अपने यहां रखकर। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसी जगह से पढ़ाई करवाएंगे और 1000 रुपए उसे स्कॉलरशिप के लिए देंगे। तभी वीडी सावरकर, भिकाजी कामा, औरोबंदो घोष, ये सब इनके लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को चले जाएंगे बाद में, वो सब इसी स्कॉलरशिप पे वहां गए। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, वेरी सून द इंडिया हाउस बिकम द सेंटर ऑफ इंडियन एक्टिविटीज इन लंदन। इंडियन एक्टिविटीज का वो एक मास सेंटर बन गया। अब समझिए यहीं पर कौन है, वीडी सावरकर। तो वीडी सावरकर चलने से पहले और श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस चलने से पहले एक कहानी। दो भाई थे, गणेश दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, दो भाई थे। वैसे तो उनके 3 भाई थे, तीसरे भाई से आपको कुछ करना नहीं, और एक बहन थी, तो 4 ये आपस में भाई बहन थे। लेकिन हम 2 लोग से मुखाफित हैं जिनका नाम है गणेश दामोदर सावरकर और, अब समझो 1904 में ये लोग काफी एजुकेटेड बैकग्राउंड से आते थे। और मैं आपको बताऊं, विचारधारा वाला आदमी आता एक अच्छे बैकग्राउंड से, एजुकेशन बैकग्राउंड से आता है, और जिसे हम विद्या कहते हैं, और शिक्षा और विद्या में थोड़ा डिफरेंस है। तो एक अच्छी एजुकेशन से आते थे। 1904 में इंस्पायर बाय गुसप्पा मजीनी, और वीडी सावरकर उस पे लिखते हैं मजीनी चरित्र। तो इंस्पायर बाय यंग इटली मूवमेंट बाय द गुसप्पा मजीनी ऑफ 1830s, विनायक दामोदर सावरकर ने यंग इंडिया सोसाइटी बनाई, आल्सो नोन एज अभिनव भारत। अब हुआ क्या, सुनो। सबसे पहले महाराष्ट्र में एक ग्रुप चलता था, मित्र मेला। क्या चलता था बेटा? मित्र मेला। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं? मित्र मेला। इधर आ जाओ, मित्र मेला, ठीक है। नासिक में था मित्र मेला। अब मित्र मेला जब ये था, मित्र मेला क्यों बनाया गया नासिक में? नासिक में बनाया गया, सावरकर ब्रदर्स ने बनाया था, मित्र मेला कहते थे। यहां पर क्या था, एक सुनो, यहां पर क्या है, ग्रुपिंग थी जिम्नेसिज्म वालों की, जिम्नेसिज्म करते थे। और यहां पर मातृत्व जो है, भारत माता जो है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लानिंग करते थे, डिस्कशन करते थे। इसलिए दुनिया में देखो ग्रुप डिस्कशन बहुत जरूरी है। ग्रुप डिस्कशन अपने विचारों को खोलने के लिए, ग्रुप डिस्कशन इसलिए भी हम, आपने देखा हो क्लास में ये चीज प्रमोट करते हैं, ग्रुप डिस्कशन अपने विचारों को खोलने के लिए, नए विचारों को एक्सेप्ट करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1904 में मित्र मेला बनाई गई। क्या बनाई गई? मित्र मेला, मित्रों का मेला। इंस्पायर बाय यंग इटली मूवमेंट, सावरकर ब्रदर्स ने एक छोटा विद इन द मित्र मेला एक सीक्रेट ग्रुप बनाया। सीक्रेट ग्रुप मतलब जो प्लानिंग प्लॉटिंग करेगा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उसे कहा गया अभिनव भारत। अभिनव मतलब यंग, अभिनव नया नया हुआ, यंग इंडिया मूवमेंट, यंग इंडिया मूवमेंट, अभिनव भारत, यंग इंडिया। क्या बनाया गया? अभिनव भारत। और इस अभिनव भारत में यहां पर यंग एंथोजियास्ट थे। कौन थे? यंग एंथोजियास्ट। अब सुनो, अभिनव भारत बनी हुई है। क्या बनी हुई है? अभिनव भारत। इसके कुछ यंग एंथोजियास्ट थे जिसे श्याम जी कृष्ण वर्मा की फेलोशिप में लंदन बुलाया गया। तो गणेश दामोदर सावरकर इंडिया में ही रुक गए, और विनायक दामोदर सावरकर कहां चले गए? लंदन। तो एक भाई इंडिया में रहकर एक्टिविटीज करेगा, एक भाई, ठीक है, यहां तक क्लियर है बात? तो बड़े भाई साहब यहां उतर रुक गए, बाबा साहब कहते हैं उन्हें, बाबा राव साहब। और एक भाई कहां चले गए? चले देखें आगे, चलिए। अब 1907
1907 ये बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि ये गदर हुई थी, गदर 1857 की गदर, जिसे अंग्रेज गदर कहते हैं, और हम कहते हैं, वीडी सावरकर क्या कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उनका कहना था यह क्रांतिकारियों की पहली लड़ाई थी स्वतंत्रता लेने की। और वो हम पहले लेक्चर में थोड़ा देख चुके हैं कि इट इज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं था कि फ्यूचर कैसे होगा, लेकिन फिर भी दे सेलिब्रेटेड द गोल्डन जुबली ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी 1857 की गोल्डन जुबली बनाई गई। और जब गोल्डन जुबली मनाई गई तो वीडी सावरकर ने एक बुक लिखी इस पे और कहा इसे एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और कहां सेलिब्रेट हो रही है ये चीजें? लंदन, श्याम जी कृष्ण वर्मा के हाउस में, इंडिया हाउस, न्यूज़पेपर इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। जब ये बुक पब्लिश करी गई तो इसके पैम्पलेट, ये बुक थी, इसके पैम्पलेट, अनदर पैम्पलेट, ये तो बुक लिखी गई जो नोन एज इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अनदर पैम्पलेट वीडी सावरकर ने लंदन में छपवाया, जिसे कहा ग्रेव वार्निंग, और कहा अगर ब्रिटिशर्स यहां से नहीं गए तो दूसरी क्रांति होगी 1857 जैसी, ग्रेव वार्निंग। और इसकी कॉपीज इंडिया भी भेजी गई। अब समझिए, वीडी सावरकर से इंस्पायर एक आदमी था मदन लाल ढींगरा, ये भी इंडिया हाउस में ही था, और वीडी सावरकर भी इंडिया हाउस में है। श्याम जी कृष्ण वर्मा थोड़े एजेड हो गए हैं, अब उनकी उम्र सी हो गई है, और फायरी ब्रांड लीडर जो इसके यंग लड़के हैं उनका नाम है वीडी सावरकर। श्याम जी कृष्ण वर्मा हाउस में एक बार किस्मत देखिए आप, वीडी सावरकर जो उसके लीडर थे इंडिया हाउस के, एक बार गांधी जी भी उसमें गए, और गांधी जी आम जो स्टूडेंट है उसकी लाइन में बैठे थे, और वीडी सावरकर ऐसे लीडर माइक पकड़ के उन्हें बातें बता रहे थे। विडंबना देखिए कि आज वीडी सावरकर कहां और महात्मा गांधी। चलिए, मतलब सम आर फॉरगॉटन हीरोज, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, हीरो और ना हीरो मानना ये आपकी फिलॉसफी के ऊपर है। मेरा काम है तथ्यों पे रखकर आपको वो चीजें बतानी जिसके ऊपर आप एनालाइज कर सकें कि गलत और सही क्या होता है। ठीक है, तथ्यों पे रखकर, इट्स अप टू यू, नीदर आई एम फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट और राइट। चलें आगे। तो मदन लाल ढींगरा जो वीडी सावरकर से इंस्पायर थे और बहुत अच्छी बड़ी फैमिली से आते थे मदन लाल ढींगरा, आप यकीन नहीं कर सकते कि लंदन में हैं, इनकी फैमिली कितनी लंदन में रहती थी। तो मदन लाल ढींगरा, इन्होंने 8D कैंप, 8D कैंप समझते हैं? 8D कैंप, एडीसी, अरे आज भी गवर्नर के एडीसी होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल पोजीशन है एडीसी की, 8D कैंप कहते हैं। नहीं समझ में आता, समझ लो, एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है जिसका नाम 8D कैंप है, एडीसी। ठीक है, तो एडीसी थे इंडिया ऑफिस के, इंडिया हाउस के नहीं, इंडिया ऑफिस के। इंडिया ऑफिस का मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा लंदन की पार्लियामेंट में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस, जो इंडिया का मिनिस्टर है। 8D कैंप जो एडीसी है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के, जिसका नाम है कर्नल विलियम कर्जन, विली कर्जन भी कहते हैं, विली इज द निकनेम। इनको गोली मार दी। जब गोली मारी गई तो हाहाकार मच गया कि इसकी क्या गलती है भाई, लेकिन मदन लाल ढींगरा इतने इंस्पायर थे वीडी सावरकर की उस नॉलेज से कि इन्होंने गोली मार दी। जब गोली मारी तो हाहाकार मच गया। इवन आप अगर देखें तो मदन लाल ढींगरा को कोशिश भी करी गई कि किसी तरह से पकड़ा जाए, गोली उसने बिल्कुल बगल से 4-5 गोली मार दी। एक कोवास जी लाल काका थे जो पारसी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि गोली ना मारे, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करी मदन लाल ढींगरा को, उन्हें भी गोली लग गई। और किसी तरह जब मदन लाल ढींगरा खुद को गोली मारने वाले थे, इतने में उससे पकड़ लिया गया, फांसी दे दी गई। और जब फांसी दी गई तो मदन लाल ढींगरा के साथ और लोगों का भी पता चला। एक सीक्रेट सोसाइटी की पता चला जो लंदन में काम कर रही है, नोन एज इंडिया हाउस।
इसलिए जितने भी स्टूडेंट और श्याम जी कृष्ण वर्मा थे वो लंदन से शिफ्ट हो गए पेरिस। चाहे भिखाजी कामा हो, चाहे श्याम जी कृष्ण, सब पकड़े जाते। ठीक है, ढींगरा को अरेस्ट करा गया और फांसी दे दी।